हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टोरी। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के एक ऐसे बैटल के बारे में जानेंगे जिस बैटल के अंदर दुनिया की सबसे ताकतवर और रेयरली नोन टैक्टिक का इस्तेमाल किया गया था, जिसे डबल इन्वॉल्वमेंट टैक्टिक कहा जाता है। इस चाल से दुश्मन की सेना को दोनों ओर से घेर कर पूर्ण रूप से मिट्टी में मिलाया जा सकता है। इस चाल को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे की ओर चलना होगा। ये प्राचीन काल का वक्त है जहाँ पे दूसरा पेलोपोनेस वॉर चल रहा था, और वहाँ पे एक ऐसे महान सेनापति थे जिन्होंने इस टैक्टिक का इस्तेमाल किया था, और इस टैक्टिक के सहारे उन्होंने दुश्मन की सेना को पूर्ण रूप से मिटा दिया था। उस दिन उस बैटलफील्ड पे जो हुआ था, उसके बाद इतिहास मिलिट्री टैक्टिक्स के अंदर पूर्ण रूप से बदल चुका था। बैटल ऑफ कनाई लड़ी गई थी समर 216 बीसी में। ये वही वक्त था जब इतिहास में रोमन साम्राज्य उनके मिलिट्री पावर के चलते उनकी सरहदों को बढ़ा रहा था, और उनका सामना हो रहा था उन्हीं के पड़ोसी कार्थेजन एम्पायर के साथ। इससे पहले भी रोमन साम्राज्य और कार्थिन साम्राज्य एक दूसरे के साथ लड़ चुके थे, जिसमें रोमन साम्राज्य की जीत हुई थी, जिसे पेलोपोनेस फर्स्ट वॉर के नाम से भी जाना जाता है। उसी हार का बदला लेने कार्थेजन किंग और इतिहास के एक महानतम सेनापति हानिबल बाका एक विशाल आर्मी के साथ रोमन साम्राज्य को हराने निकल चुके थे। जैसे ही हानिबल बाका अपने सैन्य अभियान पे निकल चुका था, वैसे ही सेकेंड पेलोपोनेस वॉर शुरू हो चुका था। हानिबल ने नॉर्दर्न इटली के एल्प्स पर्वतों को पार कर दिया और रोमन साम्राज्य को पछाड़ना शुरू कर दिया। दो बड़ी लगातार जीत के साथ उसका अगला बड़ा निशाना साउथ इटली में रखा रोमन साम्राज्य का अनाज का भंडार था, जो कि कनाई शहर में स्थित था। हानिबल बाका ने कनाई शहर को कैप्चर कर लिया और वहां जाके वो अपनी भविष्य की रणनीति को बनाने लगा, ताकि वो रोमन कैपिटल रोम को किस तरह से जीत सकता था। वही दूसरी ओर लगातार हानिबल बाका से हार खाए रोमन्स उससे बदला लेने के लिए तिलमिला रहे थे। इसलिए उन्होंने दो नए इलेक्टेड रोमन काउंसिल लूसियस पॉलस और गाइस वारो के नेतृत्व में एक विशाल आर्मी का गठन किया। ये उस वक्त के इतिहास की सबसे बड़ी आर्मी थी। ऑलमोस्ट 86,000 की आर्मी अब रोमन साम्राज्य का बदला लेने के लिए कार्थिजन आर्मी हानिबल बाका से लड़ने वाली थी। अगर मैं रोमन आर्मी की बात करूं तो जिस 86,000 की आर्मी का गठन उन्होंने किया था, उसमें सिर्फ 6,000 की लाइट कैवलरी थी, जो कि दो काउंसिल्स के लीडरशिप के अंदर लड़ने वाली थी। रोमन साम्राज्य की असली ताकत थी उनके रोमन लीजन्स, यानी उनकी इन्फेंट्री, जो ऑलमोस्ट बचे हुए पूरे नंबर के साथ थी, यानी 80,000 की सिर्फ रोमन इन्फेंट्री थी। वही दूसरी ओर कार्थिजन आर्मी की बात की जाए तो 50,000 की आर्मी उनके पास भी थी, जिसमें से 10,000 की इलाइट कार्थिजन कैवलरी थी और बचे हुए 40,000 उनके इन्फेंट्री के सोल्जर्स थे। दोनों ही रोमन कमांडर काफ़ी आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनके पास जो आर्मी थी वो कार्थिजन आर्मी से काफ़ी बड़ी थी, इसलिए उन्हें बड़ा आत्मविश्वास था कि वो बड़े आसानी से कार्थिजन आर्मी को हरा सकते। इसलिए बिना कोई वक्त गवाए वो तुरंत साउथ में कनाई शहर की ओर आगे बढ़ते, जहां पे हानिबल बाका उनका पहले से इंतजार कर रहा था। वही अगर मैं बैटल ग्राउंड की अगर बात करूं तो जहां पे ये लड़ाई लड़ी जाने वाली थी, उसके एक तरफ था ऑफियस रिवर और दूसरी तरफ थे विशालकाय पर्वत। इसलिए ये बहुत ही साधारण सी बात थी कि जो भी लड़ाई लड़ी जाने वाली थी वो बड़ी निर्णायक होने वाली थी, क्योंकि भागते हुए आर्मी को कहीं भागने का रास्ता मिलने वाला नहीं था, क्योंकि दोनों ओर से ऑब्स्टिकल्स थे। और इस तरह से समर 2 अगस्त 216 बीसी में रोमन और कार्थिजन आर्मी एक दूसरे के सामने लड़ने के लिए तैयार थी। अगर मैं रोमन साम्राज्य की बैटल फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने पूरे आर्मी को 3 फ्लैंक्स में डिवाइड किया था: राइट फ्लैंक, सेंटर फ्लैंक एंड लेफ्ट फ्लैंक। राइट फ्लैंक की कमांड संभाल रहे थे पॉलस, जो उनके काउंसल्स थे जिनके पास 3,000 की कैवलरी थी। वही लेफ्ट फ्लैंक की कमांड संभाल रहे थे उनके अनदर काउंसल्स वारो, उनके पास भी 3,000 की कैवलरी थी। बचे हुए 70,000 रोमन सैनिक, जो उनकी सबसे इम्पोर्टेंट ताकत थी, यानी उनकी सबसे इम्पोर्टेंट इन्फेंट्री, इलाइट इन्फेंट्री रोमन लीजर्स, वो एक बड़े विशालकाय नंबर में, एक बड़े घेरे में सेंटर में स्थित थे। उनके पास टोटल आर्मी 86,000 की थी, जिसमें से सिर्फ 76,000 आर्मी बैटल के अंदर हिस्सा लेने वाली थी। बचे हुए 10,000 सैनिक उन्होंने अपने कैंप में अपने कैंप की रक्षा करने के लिए रखे थे।
रोमन साम्राज्य का बड़ा साधारण सा इक्वेशन था कि उनका जो सेंटर है वो काफ़ी ताकतवर था, इसलिए वो सेंटर जो है वो दुश्मन के सेंटर से टकराएगा, उन्हें दो टुकड़ों में तोड़ेगा और वन बाय वन वो सामने वाले एनिमी को घेर के हरा देंगे। तो इस सिंपल स्ट्रेटेजी के साथ दोनों ही रोमन काउंसल्स बैटल के अंदर अगेंस्ट द हानिबल बाका की आर्मी के सामने खड़े थे। बचे हुए दो कैवलरी का काम सिर्फ रोमन सेंटर को सपोर्ट करना था, ना कि डायरेक्ट जाके रोमन के अगेंस्ट में जो कार्थिजियन आर्मी थी उनके साथ लड़ना था। वही दूसरी ओर कार्थिजियन आर्मी अपनी बैटल फॉर्मेशन रोमन फॉर्मेशन से कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से थी। हानिबल ये जानता था कि उसके पास कम सैनिक है रोमन साम्राज्य के सैनिकों के कंपैरिजन में, तो उसने अपने बैटल फॉर्मेशन को अनोखे तरीके से सजाया था। उसने भी अपनी पूरी आर्मी को 3 टुकड़ों में तोड़ा था। एक तरफ थे सेंटर फ्लैंक, दूसरी तरफ थे लेफ्ट फ्लैंक, तीसरी तरफ थे राइट फ्लैंक, जिसमें से राइट फ्लैंक और लेफ्ट फ्लैंक इन दोनों में उसकी कैवलरी थी, उसकी इलाइट कैवलरी थी, जो कि 5000 और 5000 नंबर पर तैनात थी। बचे हुए जितने भी सैनिक थे वो उसके सारे के सारे सेंटर फ्लैंक में तैनात थे, लेकिन उसका सेंटर फ्लैंक नॉर्मल रोमन सेंटर फ्लैंक से पूर्ण रूप से अलग था। उसने अपने सेंटर फ्लैंक को कुछ इस तरह से तैनात किया था, जिसमें से सेंटर फ्लैंक का जो बीच का जो उसका हिस्सा था वहाँ पे उसके सबसे वीक इन्फेंट्री तैनात थी और वो एक सीधी रेखा में तैनात थी। वही सेंटर फ्लैंक के दोनों कोनों में, यानी उसके एक कोनों में और बचा हुआ दूसरे सेंटर फ्लैंक के कोनों में उसकी सबसे इलाइट कार्थिजियन इन्फेंट्री तैनात थी, जो कि एक टी फॉर्मेशन की तरह तैनात थी। तो इस तरह से पूर्ण रूप से जो हानिबल बाका ने अपना सेंटर फ्लैंक को सजाया था वो उस वक्त के नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ बैटल फॉर्मेशन के हिसाब से पूर्ण रूप से अलग था। जब हम दोनों फॉर्मेशन को अगर सही तरीके से देखेंगे तो रोमन फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो एक सीधी रेखा में तैनात थे, यानी उनके सेंटर फ्लैंक, राइट फ्लैंक और लेफ्ट फ्लैंक एक सीधी रेखा में एक साथ तैनात थे। वही अगर मैं कार्थिजियन आर्मी की अगर फॉर्मेशन को देखा जाए तो उनका फ्लैंक कुछ इस तरह से दिख रहा था कि जहां पे उन्होंने अपने पूरे आर्मी को एक वी शेप में तैनात किया था, जिसे इन्वर्टेड क्रेसेंट फॉर्मेशन कहा जाता है। और इस तरह से दोनों ही सेना के सामने उनके स्लिंजर्स और स्किमिशर्स तैनात थे, जो कि सेंटर फ्लैंक में थे। रोमन साम्राज्य की तरफ से उनके स्किमिशर्स थे, वही कार्थिजियन आर्मी की तरफ से उनके स्लिंजर्स थे। दोनों ही स्लिंजर्स और स्किमिशर्स एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं और घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। वही कार्थिजियन लेफ्ट फ्लैंक अभी युद्ध में आगे बढ़ के हमला करना शुरू कर देता है। वो ये देख लेता है कि रोमन फ्लैंक जो राइट फ्लैंक है वो कमज़ोर है और कम सेना से भरा हुआ है, तो कार्थिजियन लेफ्ट फ्लैंक आगे बढ़ के रोमन के राइट फ्लैंक के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे रोमन के पॉलस उनका राइट फ्लैंक को नेतृत्व कर रहे थे। रोमन राइट फ्लैंक क्वालिटी और क्वांटिटी में कार्थिजियन कैवलरी के सामने कमज़ोर होने की वजह से वो फ्लैंक उनके सामने टिकता नहीं और लड़खड़ाने लग जाता है, और इसी तरह से कार्थिजियन लेफ्ट फ्लैंक रोमन राइट फ्लैंक को हरा देता है। उसमें उनके काउंसलर्स पॉलस की भी डेथ हो जाती है। युद्ध इतना घनघोर होता है कि धीमे धीमे पूर्ण रूप से रोमन राइट फ्लैंक युद्ध से बाहर निकल जाता है और ग्राउंड बैटल से कम्प्लीटली निकाल दिया जाता है। वही
दूसरी ओर कार्थेजियन राइट फ्लैंक अटैक कर देता है रोमन के लेफ्ट फ्लैंक के ऊपर, जहाँ पे रोमन के लेफ्ट फ्लैंक को लीड कर रहे थे उनके दूसरे काउंसिल वारो। इस फ्लैंक के अंदर जहाँ पे दोनों सेना एक दूसरे से लड़ती है तो वहाँ पे कोई निर्णायक रूप से रिजल्ट आ नहीं रहा था, क्योंकि दोनों ही कैवलरी एक दूसरे के साथ लड़ती थी, फिर पीछे हटती थी और फिर लड़ती थी, जिससे कोई स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव रिजल्ट रोमन के लेफ्ट और कार्थेजियन के राइट फ्लैंक के लड़ाई में आ नहीं रहा था। वही अब सेंटर फ्लैंक में दोनों ही मेन आर्मी एक दूसरे के सामने आगे बढ़ रही थी। उनसे पहले जो उनके बीच में स्कीमिशर्स और स्लिंजर्स की लड़ाई चल रही थी, जिसमें से कार्थेजियन स्लिंजर्स ने रोमन स्कीमिशर्स को पूर्ण रूप से हरा दिया था। स्लिंजर्स का अटैक इतना घमासान था कि उसके सामने रोमन स्कीमिशर्स टिक नहीं पाए और वो बैटल ग्राउंड को छोड़ के भागने लगे। अब रोमन जो मेन इन्फेंट्री थी, जो कि रोमन लीजन से भरी हुई थी, उनका रास्ता काफ़ी क्लियर था और वो पूर्ण रूप से कार्थेजियन सेंटर के साथ घमासान युद्ध लड़ने के लिए तैयार थी और वो काफ़ी ताकतवर तरीके से और तेज गति से आगे बढ़ रही। फाइनली दोनों ही आर्मी के सेंटर एक दूसरे के साथ टकराते हैं और दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि रोमन सेंटर काफ़ी ज़्यादा सैनिकों से भरा था और उनके पास हेवी इन्फेंट्री यानी रोमन लीजन्स भी थे, तो जाहिर सी बात थी जो कार्थेजियन सेंटर था, जो कि बीच का हिस्सा था, जो कि एक पतली सेना की टुकड़ियाँ थी, वो पीछे हटने लगती है। और यही हानिबल बाका चाहता भी था। उसने अपने आर्मी को जो सेंटर में तैनात थे, जो कि सेंटर के बीच की टुकड़ी में तैनात थे, उन्हें टैक्टिकली पीछे हटने का ऑर्डर दे दिया और धीमे धीमे सेंटर की सारी फौजें जो बीच की टुकड़ी में थी वो पीछे हटने लगी और सेंटर के जो दोनों कोनों में जो सेना थी, जो कि हेवी कार्थेजियन इन्फेंट्री थी, वो वैसे ही आगे बढ़ने लगी। इससे ये होने लगा कि जो रोमन का सेंटर का जो पूरा आर्मी का दस्ता था, वो धीरे 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 आगे बढ़ते हुए कार्थेजियन ट्रैप के अंदर फंसने लगा था। और इस तरह से सेंटर में जितना घमासान युद्ध चल रहा था, उतना ही घमासान रोमन की लेफ्ट कैवलरी के साथ भी चल रहा था। बट अब रोमन की लेफ्ट कैवलरी के पैर उखड़ने लगे थे, क्योंकि अब जो कार्थेजियन लेफ्ट कैवलरी थी वो ऑलरेडी रोमन राइट कैवलरी को हरा चुकी थी और अब बैटल ग्राउंड में फ्री थी, तो उसने रोमन के लेफ्ट कैवलरी विंग के ऊपर अटैक किया। अब जाहिर सी बात थी कि दोनों ही कैवलरी विंग का अटैक रोमन के लेफ्ट कैवलरी विंग के ऊपर हुआ तो वारो की कैवलरी उसको संभाल ना सकी और बैटल ग्राउंड से भागने लगी। और इसी तरह से वारो खुद अपनी बैटल को छोड़ के बैटल ग्राउंड से भाग गया। और इस तरह से अब रोमन के दोनों ही कैवलरी यानी राइट कैवलरी और लेफ्ट कैवलरी रोमन सेंटर की रक्षा करने के लिए वहाँ पे थी ही नहीं। यहाँ से युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव शुरू हो जाता है।
अब तक जो सेंटर की कमज़ोर पंक्तियाँ थी, जो कार्थेजियन इन्फेंट्री थी, वो पीछे हट रही थी क्योंकि वो रोमन का हेवी इन्फेंट्री का सामना नहीं कर पा रही थी। हनीबल भी यही चाहता था कि काफ़ी अंदर तक हेवी इन्फेंट्री, जो रोमन की हेवी इन्फेंट्री है, वो आ जाए, और अब वो काफ़ी हद तक अंदर आ चुकी थी। हनीबल अपने पीछे भागते सैनिकों को रुककर पलटवार करने के ऑर्डर दे देता है, और इसके साथ पीछे भागती हुई हनीबल की फौजें अब रोमन सैनिकों का सामने से अटैक कर रही थी। वहीं पे दो कोनों में स्थित जो रोमन की हेवी इन्फेंट्री थी, वो आगे बढ़ रही थी, वो भी अपना रुख बदल देती है और दोनों ही जगह से, यानी जो दो कोने थे राइट एंड लेफ्ट वाले, वहाँ से रोमन सैनिकों को घेरना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से तीनों ओर से अब रोमन स्ट्रॉन्ग इन्फेंट्री हैनिबल के यू शेप पॉकेट के अंदर फंस चुकी थी। काफ़ी अंदर तक आ चुके रोमन हेवी इन्फेंट्री को इस बात की कोई भनक ही नहीं थी कि उनके सपोर्ट में अब दोनों ही राइट और लेफ्ट फ्लैंक की कैवलरी, रोमन कैवलरी अब बची नहीं, क्योंकि अब तीनों ओर से अटैक काफ़ी घमासान था। तो रोमन सैनिकों को वहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल नहीं रहा था। एक ही रास्ता बचा था कि वो पीछे की तरफ भागे और अपनी जान बचा ले। लेकिन तब तक कार्थेजियन कैवलरी फ्री हो चुकी थी, यानी उनके राइट फ्लैंक की और लेफ्ट फ्लैंक की दोनों कैवलरी फ्री हो चुकी थी, और अब वो उन्हें पीछे से घेरने के लिए पूर्ण रूप से तैयार थी। और कार्थेजियन कैवलरी ने किया भी कुछ ऐसा ही। उन्होंने डबल इन्वॉल्वमेंट टैक्टिक के तहत रोमन इन्फेंट्री को पीछे से घेरना शुरू कर दिया, और अब रोमन इन्फेंट्री के पास कोई रास्ता बचा नहीं था। चारों ओर से उनके ऊपर घमासान हल्ला होने लगा, और ये हल्ला इतना घातकी था कि सारी की सारी हेवी रोमन इन्फेंट्री उस हल्ले के अंदर पूर्ण रूप से खत्म हो गए। और इस तरीके से इस बैटल के अंदर हैनिबल बाका ने अपने बेहतरीन टैक्टिक के तहत और अपने ब्रिलियंट बैटल माइंडसेट के तहत इस बैटल को काफ़ी निर्णायक रूप से जीत लिया। इस युद्ध के बाद जो हुआ, उसने प्राचीन विश्व को हमेशा के लिए बदल दिया। रोम को अपने इतिहास की सबसे बड़ी हार में से एक हार का सामना करना पड़ा, और युद्ध की रणनीतियाँ हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये रणनीति इतनी प्रभावशाली क्यों है? तो चलो एक बार जान लेते कि आखिर ये रणनीति काम कैसे करती है। हैनिबल बाका ने द बैटल ऑफ कनाई के अंदर जिस टैक्टिक का इस्तेमाल किया, उसे डबल इन्वॉल्वमेंट टैक्टिक और पिंसर मोमेंट के नाम से भी जाना जाता है। डबल इन्वॉल्वमेंट टैक्टिक एक यू शेप और पॉकेट फॉर्मेशन है, जहाँ पे सेंटर फ्लैंक को कंपैरेटिवली वीक रखा जाता है लेफ्ट और राइट फ्लैंक के सामने, जिससे अटैक करने वाली फौज ज़्यादा डीप इनसाइड आ सके सेंटर फ्लैंक को हराते हुए। जैसे ही एनिमी फोर्सेस पॉकेट फॉर्मेशन में आ जाती है, तो रेस्ट दो फ्लैंक साइमल्टेनियसली बोथ साइड से अटैक करते हैं, और उससे एनिमी फ्लैंक के अंदर भगदड़ मच जाती है। या तो बैटल ग्राउंड के अंदर मारे जाते हैं, या तो फिर बैटल ग्राउंड को छोड़ के भाग जाते हैं। इस सिंपल बट कॉम्प्लेक्स मनोवर टैक्टिक को ही डबल इन्वॉल्वमेंट टैक्टिक कहा जाता है, जिसे पिंसर मोमेंट के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद है इस वीडियो के सहारे आपको डबल इन्वॉल्वमेंट टैक्टिक काफ़ी अच्छे से समझी होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपकी राय इस वीडियो के बारे में क्या है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार मिलिट्री हिस्ट्री और बैटल एंड टैक्टिक्स के रिगार्डिंग सबसे पहली जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल लेयर स्टोरी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।